अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल और यकीनन सुबह सुबह का वक्त है तो जागना तो पड़ेगा, बेदार भी होना पड़ेगा। हम अक्सर अपने पाकिस्तान फ़िज़ाइया के बारे में या अपनी आर्म फोर्सेस के बारे में ये कहते हैं कि हम चैन की नींद सो सकें, इसीलिए वो अपनी नींदें, अपनी जानें कुर्बान करते हैं। और आज भी एक ऐसी ही सुबह है। जिस तरह के हम जानते हैं कि भारतीय जारहियत उनके मीडिया से तो गुज़िश्ता कई दिनों से जारी ही थी और बार बार पाकिस्तान पर गैर ज़रूरी इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। लोग खुद समझते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि अपने चुनाव क्योंकि उनके करीब हैं, इलेक्शन हाल उन्होंने डेवलप करनी होती है और पाकिस्तान को ब्लेम करना होता है। इसके लिए एक खिताब अभी आपने हाल ही में देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रिटालिएट करने के बारे में सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटालिएट करेगा। आज सुबह की आपको बात बताते हैं कि तकरीबन 3:30 बजे भारतीय तैयारों ने पाकिस्तान के LOC को तजावुज करते हुए बालाकोट पर कार्रवाई करने की कोशिश की। पाक फ़िज़ाइया ने बर वक्त इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और इन हेस्ट जब ये तैयारे वापस गए हैं तो इन्होंने अपने आप को, वो अपना जो लोड था वहां पे रिलीज किया, तकरीबन 1000 kgs ऑफ बॉम्ब्स का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन बहरहाल ये हमारे LOC की खिलाफ वर्जी है। इसी हवाले से बात करना चाहेंगे। हमारे साथ एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब को हम लाइन पे लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अगर हम बालाकोट की बात करें, ये सिर्फ पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल को यहाँ पे तजावुज उससे नहीं किया गया है। लेकिन इस पे बात करते हैं, पहले एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब से बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बुज़दिलाना कार्रवाई भारत की जानिब से हुई, जारहियत मीडिया पे तो जारी ही थी। अब हमने देखा कि बाकायदा उनके तैयारे पाकिस्तान के हुदूद में आते हैं। एक तरह से आपसे क्लैरिटी चाहती हूँ कि जब हम ये कह रहे हैं, DGISPR के भी जो ट्वीट्स हैं इस हवाले से कि ये कार्रवाई बालाकोट पे की गई, तो ये सिर्फ हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल को एक तरह से वायलेट नहीं किया गया है, पूरा आज़ाद कश्मीर क्रॉस करके इट इज़ ऑलमोस्ट नियर टू KPK। यानी ये तो इसको सिर्फ वायलेशन क्यों हम कह रहे हैं, ये तो बाकायदा इंडिया की तरफ से अटैक नहीं है? नहीं, ये वायलेशन इसलिए है कि वहाँ का जो इलाका है वो आपको मालूम है कि वो LOC जिसको हम कहते हैं जी, उस इलाके में आना और फिर उसको टच करके निकल जाना, ये एक तरह से उसको फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी आप कह सकते हैं। मगर होता ये है कि ऐसे मौके पे चूंकि हवा में जब ये खिलाफ वर्जी आप करते हैं जी, तो ये जो जहाज हैं ये फौरी तौर पर वहां से निकल जाते हैं। सही। यानी ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपके इलाके में आए और वहां जैसे कोई अटैक हो गया तो वहां उसकी फिर उसका जवाब भी दिया जाए और उसके साथ उनको पकड़ा भी जाए। तो ये जो फिजाई खिलाफ वर्जियां होती हैं हुदूद की, ये बड़ी एक थिन लाइन हवा में जिसको आप कह सकते हैं। और ये इसका मकसद ये नहीं होता कि वो आए और फिर हमारी तरफ से जो जवाब हो, यानी जहाज स्क्रैम्बल किए जाते हैं ऐसे मौके पे कि उनको फिर फेस करें, ऐसा नहीं होता। ये फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी का मतलब ये होता है कि सिर्फ दूसरे की रिएक्शन चेक करना कि क्या हम वाकई अलर्ट हैं जी। लेकिन शाहिद लतीफ़ साहब, इस वक्त हम इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स अगर देख रहे हैं, उसमें ये वाज़े तौर पे उनका मीडिया चिल्ला रहा है कि हमने पुलवामा अटैक का जवाब दे दिया। 1000 किलो से ज़्यादा बॉम्ब्स वो यहाँ पे रिलीज़ करने की ख्वाहिश से आए थे और पूरी दुनिया में जो वो प्रोपेगेंडा इस वक्त कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने सिर्फ एक टेररिस्ट कैंप जो बालाकोट में था या आज़ाद कश्मीर था, उसको टारगेट करने की कोशिश की थी। इसको पाकिस्तान किस तरह, जिस तरह के वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी कहा कि एक तो बरवक्त कार्रवाई की गई पाक फ़िज़ाइया की तरफ से, लेकिन हाउ शुड वी रिटालिएट, हाउ शुड वी रिस्पॉन्ड टू इट? मेरे ख्याल में पहली बात तो ये कि ये कोई टारगेट नहीं था जिसको उन्होंने अटैक किया। आपको याद होगा ये ओडी मामले में भी ऐसे उन्होंने कोशिश की थी, जब कहा था सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे जी, तो चंद रॉकेट उन्होंने हमारे इलाके में फेंके, वो जो जमीन से जमीन पर फेंके जाते हैं। और कुछ चौकियां जो हैं जो कि सरहद पे होती हैं, उनको कुछ मामूली नुकसान पहुंचाकर सैटेलाइट से उसकी पिक्चर्स ली और दुनिया को दिखाने की कोशिश की गई, जिस पर उनको जग हसाई का सामना करना पड़ा क्योंकि वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी। तो ये भारत का एक वतीरा है कि वो ऐसे मौके पर अब वो इस चीज में बड़ी कोशिश करेंगे कि वो जो पुलवामा अटैक है, जैसे उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आ रहा है कि जी हम इसका जवाब भी देंगे, और फिर उनकी अगर आप डिस्कशन सुने मीडिया में तो जब उनसे पूछा जाता है कि आप क्या जवाब देंगे, यानी कोई क्या वॉर एक्शन ऑफ वॉर इनिशिएट करेंगे आप, तो उनकी तरफ से जवाब आता है कि ये जनाब आप उनके जो वो जो उसके एडवाइजर हैं सिक्योरिटी के, अजीत डोवल, ये आप उनसे बात करें।
हमें मालूम है कि अजीत डोभाल किस चीज का स्पेशलिस्ट है। ये सारी जो दहशतगर्दी है। जी शायद साहब यहाँ पे ये भी पूछना चाहूंगी कि लग तो ये रहा था कि कुछ उनके जो स्टांस में तब्दीली आई है। इस वक्त इस्लामी सरबराहान की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें एज अ गेस्ट एज एन ऑनरेरी मेंबर सुषमा स्वराज साहिबा को बुलाया गया है भारत से, और मुतवक्के था कि शाह महमूद कुरैशी साहब की उनसे मुलाकात होगी और उनसे गुफ्तगू होगी और इन चीज़ों को बैठ के सुलझाया जाएगा। जो आपने खुद कहा कि इसका जवाब वो देंगे, ये बार बार इंडिया का स्टांस रहा है, लेकिन किस चीज़ का जवाब? क्या उन्होंने कोई शवाहिद इकट्ठे किए हैं? क्या उनके पास कोई सुराख या कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन या कुछ एविडेंस मौजूद है जिससे वो पुलवामा अटैक को पाकिस्तान से बराह रास्त कनेक्ट कर सकें? देखें, यही तो फ्रस्ट्रेशन है जिसका वो शिकार है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनकी तरफ से एक उन्होंने एड्रेस किया था बैनुल अक़वामी बरादरी को, जिसमें हमारा एक बिल्कुल पॉजिटिव मैसेज किया सबको कि अगर आपके पास कुछ है तो आप हमें वो सबूत दें और हम आपके साथ बैठकर हर चीज तय करने को तैयार हैं। यानी पाकिस्तान बैठने की और अमन की बातें कर रहा है, और हिंदुस्तान जो है बगैर सबूत के वो जवाब देने की बात कर रहा है, धमकियां दे रहा है। तो इससे ये जाहिर हुआ कि उनके पास कुछ भी नहीं है, और माजी में ऐसा ही होता रहा। यानी पठानकोट का वाकया ले लें, उड़ी का वाकया ले लें, बॉम्बे वाला मामला ले लें, समझौता एक्सप्रेस वाला मामला ले लें, हर चीज जहां कहीं भी कोई ऐसा वहां पे हादसा होता है फौरी तौर पर बगैर इंक्वायरी के पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, घंटों के अंदर पाकिस्तान को उसका मूर्द इल्जाम ठहरा दिया जाता है। शायद साहब यहाँ पे ये बात भी करना चाहेंगे कि पूरी दुनिया में अब तो ये बात मशहूर होती चली जा रही है कि ना सिर्फ इंडिया अपने आप पे अपने लोगों की कुर्बानी देता है, उनकी जानों का ज़िया करता है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे थोप देता है। कई सवालात स्ट्रेटेजिकली भी पुलवामा अटैक के हवाले से खड़े हुए कि भाई अगर आप समझते हैं कि वहाँ पे उस इलाके में इतनी कशीदगी है तो इतनी बड़ी फौज का ट्रूप का वहाँ पे खड़े होना, जिसमें 250 बंदा इनका फौजी पर्सनल शामिल था, वो अपने आप में एक सिक्योरिटी हैजर्ड था। इसके अलावा लोग ये कहते हैं, जिस तरह के पॉपुलर मीडिया पे हमारे सामने आ रहा है, क्वांटिको में सीरीज में एक दिखाया गया था जिसके बाद आपने देखा कि इंडिया में बाकायदा एक्टर्स के खिलाफ, इस सीरीज के खिलाफ मुजाहरे हुए, लेकिन उस सीरीज में भी यही दिखाने की कोशिश की गई थी कि इंडिया अक्सर प्लान करता है टेररिस्ट अटैक्स और इस तरह की चीजें और उसका इल्जाम पाकिस्तान पे थोपता है ताकि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में हमारा जो इमेज है वो टार्निश हो। आपने जैसे खुद कहा कि इस तरह की कोई भी कार्रवाई, इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाई ये चेक करने के लिए होती है, बड़ी ब्लर्ड लाइन होती है हमारे फिजाई हुदूद में कि हम कितने अलर्ट हैं। सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज द राइट रिएक्शन टू इट? आफ्टर ऑल इट इज स्टिल अ ब्रीच ऑफ आवर सॉवरेनिटी, यानी हमारी सालमियत पे एक तरह से उंगली उठाई गई है, लाइन ऑफ कंट्रोल को वायलेट किया गया है। हमारा इस पे जवाबी हमारा रद्द अमल क्या होना चाहिए? देखें, चूंकि ये टारगेटेड ऑपरेशन नहीं था तो हम इस तरह कोई एग्जैजरेटेड किस्म की रिएक्शन नहीं शो करना चाहते। जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, उन्होंने ये बात की थी कि अगर आप, जैसे आज भी आप देख लीजिए, ये जो कुछ उन्होंने किया है ये तो नहायत बुज़दिलाना हरकत है कि आपने अगर कुछ कैरी भी किया है, वो कैरी किसी टारगेट के लिए आप लोड नहीं लेकर आए, कोई बॉम्ब या इस तरह की चीज गिरानी जो है, वो तो आप जो ही उसको टच किया वहां पे आप इलाके में कुछ चीजें अपनी पे लोड जिसको आप कहते हैं वो फेंक के चले गए। उससे ना कोई टारगेट था, ना किसी को नुकसान हुआ, ना हमारा कोई जमीनी नुकसान, ना हमारी कोई ऐसा जिसको वो कहते हैं कि कैंप्स थे और कैंप्स को टारगेट किया जा रहा था। तो फिर आप आते ना, जिसको आप सो कॉल्ड कैंप कहते हैं, फिर आप अंदर आते, उस कैंप को अटैक करते, फिर उसका भरपूर तरीके से हम जवाब देते, जो कि हमने कह दिया कि आप अगर कुछ करेंगे तो फिर हमारी तरफ से रिटेलिएशन सोचा नहीं जाएगा, फिर उसका रिटेलिएशन होगा और बड़ी शिद्दत से उसका रद्द अमल आपको नजर आएगा। अच्छा शाहिद साहब, क्योंकि आप इस फील्ड में यू दी एक्सपर्ट ऑन दिस, हमें ये भी बताइए, जो आपने इशारा दिया था कि इस तरह जब फिजाई हुदूद को वायलेट किया जाता है तो आपने कहा कि फिर हमारा जो रिएक्शन होता है उस वक्त होता है कि उनको स्क्रैम्बल किया जाए, और जो हमने देखा भी कि मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई इस तरह हुई कि वो हेस्ट में अपना पेलोड वहीं पे फेंक के गए जो किसी टारगेट पे भी नहीं लगा। तो इसमें यानी व्हाट इज द, यानी हमारी उस वक्त, अगर मैं डिफेंस स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो हमारा क्या उस वक्त रिएक्शन था, यानी व्हाट हैपेंड ऑन ग्राउंड, जो आप समझ पाए? देखें, आमतौर पे जैसे मैं कह रहा हूँ, स्पेसिफिक्स में जाए बगैर ऐसे मौके पे आपने देखा कि पिछले दिनों हमारी तैयारी थी कि फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस जो हैं उनको एक्टिवेट कर दिया जाता है। ये वो बेसिस हैं जो सरहदों के करीब होती हैं, क्योंकि बाकी जो हमारी मेन ऑपरेटिंग बेसिस हैं जरूरी नहीं है कि जब इस तरह की एक्शन शुरू हो जाए तो फिर वहीं से रिएक्शन, बिकॉज उनके डिस्टेंसेस सरहदों से कई के ज्यादा हैं।
तो फिर जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस हैं, जो ऑपरेशन होती हैं वॉर टाइम में, उनको एक्टिवेट कर दिया जाता है। ये पहला एक्शन है। इस एक्शन के तहत जब स्क्रैम्बल किया जाता है तो जल्दी से जो भी एक्शन होती है एनिमी की, उसको रिएक्ट कर पाते हैं, अपना प्रेजेंस हवा में शो करते हैं। जो ही आप हवा में शो करते हैं तो रेडार ये चीज को रिपोर्ट कर देते हैं कि इस वक्त रिएक्शन आपके खिलाफ हो गया है, यानी स्क्रैम्बल हो गया है। तो जो ही ये रेडार ये चीज इस चीज को रिपोर्ट करता है, तो जो जहाज आते हैं उनको जब नजर आ जाए कि रिएक्शन हो गया है, तो वो फिर बुज़दिलान रवाई यही होती है को रेडार ये रिपोर्ट कर दे कि दुश्मन की तरफ से, जैसे पाकिस्तान को वो दुश्मन ही कहेंगे कि उनकी तरफ से आपके खिलाफ रिएक्शन हो गया है, हवा में जहाज उड़ चुके हैं। तो उनसे बचने के लिए फिर वो जहां कहीं भी होते हैं वहीं अपना पेलोड गिराते हैं और उसके बाद वापस भाग जाते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद होने का और इसको इतने डिटेल में हमारे सामने वाजे करने का। अब हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी, उनसे भी जानेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है, अब अगले कदम वो क्या इमेजिन कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सबसे पहले तो हमने जिस तरह एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3:30 बजे सुबह ये कार्रवाई हुई है, उसके बाद इंडियन मीडिया हमेशा की तरह शोला बयानी, आग उगल रहा है, जारियत का मुजाहरा किया जा रहा है। जो उनका वर्जन है वो कहते हैं कि जी हमने मुंह तोड़ अपनी तरफ से जवाब देने की कोशिश की है, हमने पुलवामा का यानी एक तरह से हिसाब चुकता कर दिया है। आप इस सारी कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल यही है, उनका शोर मचा रहे हैं और जी उनको ये नहीं पता कि एक्चुअली सर्जिकल स्ट्राइक होती क्या है जी। और सर्जिकल स्ट्राइक में अगर आप सिर्फ एयर स्पेस वॉयलेट करें और जो ही आपको पता चले कि हमारे जहाज पाकिस्तान के स्क्रैम्बल हुए हैं, आपको गिराने के लिए आ रहे हैं, और आप इमीडिएटली दुम दबा के भागें और अपना भागने की स्पीड बढ़ाने के लिए अपना पेलोड अगर गिरा दें, तो इट इज नॉट अ सर्जिकल स्ट्राइक। और यही एक्चुअली इंडियन ने किया है। और मेरे ख्याल में इस वक्त जो हमने रिएक्शन किया बहुत ठीक किया है। इससे ज्यादा में ओवर रिएक्ट करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इंडिया चाहता है कि हम ऐसी ओवर रिएक्ट करें जिसमें उसको जवाब मिले और वो फिर कोई और कार्रवाई करे और यूनाइटेड नेशन में जाकर शोर मचाए कि देखें पाकिस्तान ने हमारा ये नुकसान किया, पाकिस्तान ने एयर स्पेस वॉयलेट की, पाकिस्तान के जहाजों ने आके हमारा ये नुकसान किया और हमें उसके बाद जवाबी कार्रवाई करनी। सो इन अदर वर्ड्स ब्रिगेडियर साहब, दे लुकिंग फॉर अ रीजन, यानी पहले वो पुलवामा को तो पाकिस्तान से डायरेक्टली एसोसिएट नहीं कर पाए, ये सिर्फ उनका प्रोपेगेंडा है, उनके पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, लेकिन ये एक तरह की प्रोवोकेशन है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान कुछ ज्यादा रिएक्ट करे और उनके पास मजीद जवाब बने। एब्सोल्युटली, और यही हमें बिल्कुल ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है जी। हमारे फौज जो बैटल हार्डन्ड है एयरफोर्स, और ये क्योंकि पिछले 30 साल से हम लड़ाई कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स इज नॉट फाइटिंग फिट, उनका एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो सिर्फ नहाते कश्मीरी औरतों बच्चों बूढ़ों को मारने के लिए ये फौज है और उसका कोई काम नहीं है, लीडरशिप पे उनके ट्रुप्स का कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मेरे ख्याल में इससे साथ हमें अब नेक्स्ट स्टेप ये लेना चाहिए कि हमें इस्लामाबाद में जो सफारतकार है उनके बड़े ममालिक P5 जो हैं उन ममालिक के उनको बताएं कि ये इंडिया ने क्या हरकत की है, इससे क्या दूर से दाखिल हो सकते हैं। हम दोनों न्यूक्लियर मुल्क हैं, कश्मीर एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, और फिर खासतौर पर रशिया और चाइना को बताया जाए अपने खिते में परमानेंट वोट भी हैं वीटो में अरे साहब, कतई नजर इसके कि इस वक्त ऑन ग्राउंड चीजें किस तरह मूव कर रही हैं, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दोनों ममालिक न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, जिस तरह की जिम्मेदारी एक न्यूक्लियर स्टेट से यानी मुतवक्के है, भारत उस पर बिल्कुल भी पूरा नहीं उतर रहा। इस वक्त जो हमारे पास खबरें आ रही थी, मैंने ये सवाल शाहिद लतीफ़ साहब से भी किया कि इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है उसमें ऑनररी तौर पर सुषमा स्वराज साहिबा को भी वहाँ पर बुलाया जा रहा था, मुतवक्के था कि शाह महमूद कुरैशी साहब से उनकी एक मुलाकात होगी और इसमें इस तरह के मामलात को एड्रेस किया जाएगा। अब जबकि ये एयर स्ट्राइक अपनी तरफ से इनिशिएट की है इंडिया ने, जिसको वो एयर स्ट्राइक कह रहे हैं और हम इसको अपनी LOC की सिर्फ वायलेशन मानते हैं और उसकी जवाबी कार्रवाई भी की गई है, आप क्या समझते हैं कि ये कॉन्वर्सेशन अब होगी, ये मुलाकात अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसमें क्या चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा? मेरे ख्याल में इसमें शामिल तो इस बिल्कुल सुषमा स्वराज से ना मिलना चाहिए और ना मिलेंगे। नंबर 2, वहाँ पर OIC में ये रेजोल्यूशन स्पेशल पास होना चाहिए इंडिया की प्रेजेंस में एज ए ऑब्जर्वर कि इन्होंने किस तरीके से ये वॉर मॉन्गरिंग में जा रहे हैं और एक इस्तेमाल सीरिया क्रिएट कर रहे हैं, अपने अवाम के टेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं, इलेक्शन जीतना चाहते हैं, पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ ये कार्रवाई करना चाहते हैं। ये वहाँ पर OIC में करारदाद पेश होनी चाहिए, इनकी मौजूदगी में होनी चाहिए ताकि इनको वहाँ भी पता चले। सिर्फ इनको बुलाया इसलिए गया कि ज़ाहिर 20-25 करोड़ मुसलमान है और उनका ये मुल्क में है, इसलिए उनको वहाँ पर एज ऑब्जर्वर स्टेटस में लेकर गए हैं।
तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पर ये जरूर बताई जाए। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है ब्रिगेडियर साहब कि इनको एज एन ऑब्जर्वर वहाँ बुलाया गया है ऑन द फैक्ट कि भारत में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, आबादी का एक बड़ा कसीर जो हिस्सा है वो मुसलमानों पे मुहित है, लेकिन उन मुसलमानों के साथ वहाँ की जो मौजूदा हुकूमत है उनका रवैया क्या है? यानी उनके अपने, इस वक्त मीडिया ये बात चीख के कह रहा है कि अगर आप पिछले 700 साल की हिस्ट्री उठा के इंडिया की देख लीजिए तो उसमें आपको नजर आता है कि मुगलों ने वहां पे हुकूमत की, ब्रिटिश राज वहां पे रहा, लेकिन कभी भी हिंदू पॉपुलेशन ने अपने आप को इनसिक्योर महसूस नहीं किया, अपने आप को गैर महफूज तस्वुर नहीं किया। अब ये बड़ी अजीब सी अनहोनी बात यह है कि बीजेपी इन पावर है और ये पिछले 4 सालों में इंडिया की जो 80% आबादी है जो कि हिंदू पॉपुलेशन पे मुहित है, वो अपने आप को इतना गैर महफूज क्यों समझ रही है कि वहां पे आप फैशिज्म का राइज देख रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म का राइज देख रहे हैं। तो क्या ये सवालात ओआईसी में नहीं उठाने चाहिए कि वहां पे मुसलमानों के साथ रवैया कैसा है, खुसूसन वादी कश्मीर में मुसलमानों के साथ रवैया कैसा है? लेकिन यही मैं बात कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान को अभी बड़ा स्ट्रॉन्ग एक वहाँ पर करारदाद पेश करनी चाहिए कि किस तरह इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कश्मीरियों को जुल्म किया जा रहा है। एक खास और बीजेपी का जो है एक पसंद जो है आरएस, उसका एक नारा हिंदुत्व का, अखंड भारत का, ये उसको लेके चल रहे हैं। सेकुलर इंडिया अब नहीं रहा, क्योंकि पहले जो कौम बाहर से आती थी वो आके एडजस्ट हो जाती थी और हिंदू वहाँ पर बैठा रहता था। अब ये एक नया नारा शुरू किया जो कि ये कामयाब नहीं हो सकता, ये सिर्फ इलेक्शन के लिए किया जा रहा है। तो पाकिस्तान को ये करारदाद वहाँ लानी चाहिए, मुस्लिम ममालिक में इनकी प्रेजेंस में करारदाद मंजूर हो, इनमें मुँह पर थप्पड़ भी लगेगा, इनको शर्मिंदगी भी होगी और जो भी पता चलेगा कि इन मसाइल में तमाम मुसलमान मुल्क इकट्ठे हैं। We must show solidarity. That is what is the message we must bring to India to this conference. और साथ ही साथ हमें अपनी कार्रवाई सेकंड, हमें अपने इस वक्त सफारत का इम्पोर्टेंट ये है कि इस्लामाबाद बहुत सफारत का दुनिया के हैं, उनको बुला के उनको दुरुस्त किया जाए कि इंडिया ने कैसे वायलेशन की है और इसके दुरुस्त क्या होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद होने का। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हम बढ़ते हैं, वापस आएंगे तो एक सियासी जो वहाँ का टेम्परेचर है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। ये बात बार बार कही जा रही है कि मोदी सरकार ये सब कुछ अपने इलेक्शन में अपनी एक तरह से पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए कर रही है। एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट भारत में बिकता है, उनके वोट बैंक से शायद इससे इजाफा होता है, लेकिन क्या ये तस्वुर करना ओवर सिंप्लीफाइड है या नहीं? क्योंकि भारत में बहरहाल एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी भी है जो सोचती है, समझती है चीजों को, और गुज़िश्ता 4 बरसों में जिस तरह एक्सट्रीमिज्म, हिंदू इंतहा पसंदी भारतीय माशरे में बढ़ रही है, उसके खिलाफ भी आवाज उठाती है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार को क्या वाकई इन हथकंडों से कोई फायदा भी होगा अपने चुनाव में या नहीं। इसके लिए एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज यही सोचने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या नफरतों की यलगार से हमें कोई पर्सनली फ़ायदा हो सकता है। दुनिया भर में आपको एक ट्रेंड नज़र आएगा जब लोगों की वीकनेसेस को, उनकी वल्नरेबिलिटीज़ को, बल्कि एक ऐसा तबका जो महरूमियों का शिकार हो, आप उनकी महरूमियों को और उजागर करके दूसरों की तरफ से उनको भड़का दें। इसी को इंतहा पसंदी कहते हैं और इसका राइज हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं। ट्रंप का इलेक्शन जीतना, ब्रेग्जिट का होना या फिर भारत में मोदी सरकार का होना, ये सब वो इशारे हैं जो हमें मिलते हैं कि जब आप लोगों को और टेंस कर दें, उनको इनसिक्योर कर दें, तो फिर माशरा किस तरफ को जाता है। हमारे साथ रमेश कुमार साहब मौजूद हैं फ्रॉम द पीटीआई, अभी हाल ही में भारत से होके आए हैं। भारत में जो ये तब्दीली आई है, जिस तरह वो एक पूरी दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का, सबसे बड़ी सेक्युलर पावर होने का एक पोजीशन लेके बैठा हुआ था, जहाँ पे उसको सराहा जाता था कि इतनी सारी कौमियतें, इतने सारे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं। लेकिन आज का भारत यानी 2019 का भारत इससे बहुत मुख्तलिफ है। रमेश कुमार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। आज सुबह की कार्रवाई आपके सामने है, लेकिन सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आप जो खुद भारत से एक वहां का दौरा करके वापस आए हैं, कैसा पाया आपने वहां की आवाम को? लोगों के दिलों में भी क्या इसी तरह की एक, मेरे ख्याल में, इंतहा पसंदाना सोच अब आ चुकी है? देखिए, वैसे तो लोग दोनों तरफ के चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के बीच में तल्कात बेहतर हो, बिल्कुल, मगर ये पुलवामा अटैक के बाद जिस तरीके से वहां पे हाईलाइट किया गया पाकिस्तान के खिलाफ, तो एक इंतशार बहुत फैला हुआ था।
मगर मेरे 2 दिन वहां से रहने से और जो मीडिया के ऊपर इंटरेक्शन मेरा ज्यादा हुआ उसके बाद कुछ माहौल ठंडा हुआ और मैंने गवर्नमेंट ऑफिशियल से जितने से भी मैं मिला, मैंने कहा ये रिएक्शन अगर आप दिखाएंगे, जबकि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसके पीछे कभी भी पाकिस्तान का हाथ नहीं है, मगर अगर आप रिएक्शन दिखाएंगे तो रिएक्शन के ऊपर रिएक्शन आएगा, फिर ये इंतहा हो जाएगी और ये फिर गलत हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि सारे हजरत आदम की औलाद है और इस तरीके से खून बहाना ये अच्छी बात नहीं है। और मगर फिर भी अगर आप ये करेंगे तो पाकिस्तान, आपकी 20 लाख फौज है तो पाकिस्तान की 22 करोड़ फौज है, क्योंकि पाकिस्तान इस तरीके से जवाब आपको देगा जो आपकी सोच से भी ऊपर है। मेरी ख्वाहिश ये है कि जो यानी हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी साथ रहती है, उनके बारे में आप इस वक्त क्या कहेंगे? क्योंकि वादी कश्मीर में जो कुछ हो रहा है पुलवामा अटैक के बाद, क्या आप समझते हैं कि वहां पे रहने वाले जो मुस्लिम गैर महफूज फील कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे कैफे आजमी साहब के लिए एक प्रोग्राम मुनक्कद किया जाना था, शबाना आजमी, जावेद अख्तर साहब, इंटेलेक्चुअल्स में इनका शुमार होता है जो यानी मुल्की सरहदों से ज़्यादा इंसानियत को, अदब को, इन चीज़ों को मायने देने वाले लोग हैं, लेकिन इनको भी अपना विजिट कैंसिल करना पड़ा। एक जिंगोइज्म, एक नेशनलिज्म की फिजा है जहाँ पे लोगों को, ख़ास तौर पर जो भारतीय मुसलमान हैं, उनको अपना स्टांस बार बार अपनी सफाई देनी पड़ती है। मेरी आदत नहीं है गलत बयानी करने की, वहाँ पे 20-22 करोड़ से ज्यादा जो है वो मुसलमान रहते हैं जी। और जब भी उनसे इंडोर वगैरह जब जाते हैं, मिलते हैं, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट इतना नहीं है। कुछ इलाके कश्मीर में जरूर है जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, मगर उन इलाकों में वो नहीं है। जो भी जिस मुल्क में रहता है, मैं आपको ये बात क्लियर बताऊं, जो भी जिस मुल्क में रहता है, अगर वो सही इंसान है तो वो धरती को अपनी माँ समझता है। हम यहाँ पे रहते हैं, हम धरती को माँ समझते हैं, हम पाकिस्तान के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे एक जन्म देने वाली माँ होती है, दूसरी रिस्क देने वाली माँ होती है। तो मुसलमान कम्युनिटी अगर वहाँ पे है, आप देखें वहाँ पे फौज के अंदर भी बंदे हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, तो वो कहना कि ऐसे है, ऐसे नहीं है। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो है वो इंसानियत होती है। मैंने वहाँ पे यही जिक्र किया था जब मेरी एक्सक्लूसिव मुलाकात हुई फॉरेन मिनिस्टर के साथ, तब भी मैंने ये कहा था कि मैडम, अगर आप अपने मुल्क से तो हर एक को मोहब्बत होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि कोई भी अगर लॉजिक की बात करना चाहे, जिस तरह हमने कुछ बयानात यहाँ पे देखे, अक्षय कुमार साहब को किसी ने रोक के पूछा, उन्होंने कहा कि जी क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने इस तरह की कार्रवाई क्यों की या वहां से दहशतगर्दी क्यों हो रही है? तो ही वॉज वेरी वेरी क्लियर एंड लेवल हेडेड कि उन्होंने कहा कि जी दहशतगर्द कोई मुल्क नहीं होता, ये एक सोच है जो किसी भी मुल्क में पनप सकती है। और हमारे मुल्क में भी, यानी अपने मुल्क का इशारा देते हुए भारत के बारे में कहा कि वहां पे भी लोगों की ग्रीवियंसेस हैं, महरूमियां हैं, जिसकी वजह से ये सोच वहां पे भी पाई जाती है। और इसी तरह अगर हम सिद्धू की बात करें, जिनको एक तरह से अमन का पैगंबर समझा जाता था, एक तरह से एम्बेसडर समझा जाता था कि वो अमन की बात करते हैं, उनके साथ भी जो किया गया, उनको उनके प्रोग्राम से, उस चैनल से बरतरफ कर दिया गया क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ प्रो पाकिस्तान या एक लेवल स्टांस की बात कर रहे थे, लॉजिकल बात कर रहे थे। इस सबको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि जो बंदे की, जिसकी नेचर जो होती है, जो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ता है। और जो लोग नेगेटिव होते हैं वो नेगेटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। हर मुल्क के अंदर ऐसे लोग नेगेटिव थिंकिंग के पाए जाते हैं, मगर उसकी मिकदार जो है वो बहुत थोड़ी होती है। वो थोड़ी मिकदार वाले जो है वो अपनी पॉलिसी, अपनी सोच जो है वो ज्यादा चीजों के ज्यादा जो है वो नहीं जो कर सकते, प्रेशराइज नहीं। मैं समझता हूं कि हमें ये पूरे खित्ते के अमन के लिए बहुत सोच समझ से बढ़ना पड़ेगा और इंडिया को होश के नाखून लेने पड़ेंगे। मैंने वहां पे भी, उसके ग्राउंड पे भी मैंने ये बात की थी, इवन हायब से भी बात की थी, जब मेरी वीके सिंह से भी बात हुई उनके साथ जब मैं था तो उनको भी मैंने कहा था, मैंने कहा आप एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान की आर्मी कितनी पावरफुल है और आप ये समझते हैं हमारा धर्म इजाजत देता है, किसी मजहब के अंदर ये इजाजत नहीं देता है। मैंने कहा ये अगर चीजें हुई तो इसका नतीजा बहुत ज्यादा खराब निकलेगा। या तो आप चाहते हैं कि इलेक्शन पोस्टपोन हो, इस वजह से इमरजेंसी लगाना चाहते हैं, क्या हालत है? तो मैं समझता हूं ऐसी हालात में नहीं जाए, हर किस्म का तावन आपसे करने के लिए तैयार है। प्राइम मिनिस्टर ने मैसेज दे दिया आपको कि अगर कोई ऐसी चीज आपके पास है आप शेयर करें, मगर मैं आपको अभी गंगा नहा कर रहा हूं, यकीन दिलाता हूं कि किसी भी इंस्टीट्यूशन का इस वाकये के पीछे हाथ नहीं है। और उसके बावजूद भी आप
रमेश साहब, इस वक्त क्योंकि आप पीटीआई से भी आपका ताल्लुक है, हुकूमत वक्त हमारे यहाँ क्या सोच रही है? आज भी सुनने में आ रहा है कि हंगामी इजलास बुलाया गया है रात की इस कार्रवाई के बाद, और आपके ये सब कहने के बावजूद हम देखते हैं कि भारत में इस वक्त एक बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म की फिजा है। एक तरफ तो बात की जा रही थी कि मेज पे आएंगे, एविडेंस देंगे, बातचीत से मामले को सुलझाएंगे, लेकिन आज जिस तरह के सुबह के वक्त हम देखते हैं कि पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन हुई है, उसको बहैसियत पाकिस्तानी आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत हुआ है, और मैंने वहां पे यही बात की थी कि कम से कम एक हफ्ता आप दें और हफ्ते के अंदर कोई न कोई हम ऐसे सॉल्यूशन निकालेंगे कि हम बहुत अमन की तरफ बढ़ेंगे जी। और 2-3 दिन उसके ऊपर अमल हुआ, मगर आज फिर ये जो चीज हुई है वो बिल्कुल गलत हुई है। अगर ये चीजें हुई तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये चीजें फिर रुकेंगी, फिर तो बहुत ही ज्यादा गलत हो जाएगा अगर ये चीजें हुई तो। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश साहब हमारे पास मौजूद होने का। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हम बढ़ते हैं, उसके बाद वापस आएंगे और इस टॉपिक को भी कंटिन्यू करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह मेरे ख्याल में शाहिद लतीफ़ साहब ने इसको बड़ा अच्छे से सम अप किया था कि ये एक तरह से प्रोवोकेशन है। ये ठीक है, हमें इस वक्त हमें तकलीफ है, हमें दुख है, हमें गुस्सा भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़िज़ाइया ने एक तो नंबर 1 इस एयर स्ट्राइक को, इस वायलेशन को नाकाम बनाया। दूसरा ये कि इस पे अगर हम इससे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं तो फिर ये प्रोवोकेशन उसी तरह की है जो भारत चाह रहा है। हमारे साथ डॉक्टर हुमा बकाई मौजूद हैं लाइन पे, उनसे भी बात कर लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि भारत को इस तरह की कार्रवाइयों से मोदी सरकार को कितना फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हुमा। जी शुक्रिया फिजा। जी डॉक्टर हुमा, आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि ये सुबह की जो कार्रवाई हुई है, इसको एक ओवर सिंप्लीफाइड तरीके से लोग ये कहते हैं कि मोदी सरकार ये तनाव की कैफियत बना रही है, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट बिकता है, इससे उनको इलेक्शन में फ़ायदा होगा। आप जितना पाकिस्तान और भारत की पॉलिटिक्स को समझती हैं, क्या आप वाकई समझती हैं कि मोदी सरकार को या बीजेपी को इस तरह के प्रोपेगेंडे से, जिंगोइज्म से फ़ायदा होगा? देखिए, मैं गुजारिश करूँ कि भारत ये माजी में 2 दफ़ा कर चुका है जी, और दोनों दफा कोई फायदा नहीं होता। आपको याद है कि जब मुंबई अटैक्स हुए थे तो हम आईबॉल टू आईबॉल सिचुएशन में थे, और उसके बाद फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुई थी इंडिया से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गया था, और इंडिया की बिजनेस कम्युनिटी ने उसको मजबूर किया था कि वो ये कॉन्फ्रंटेशन जो है वो पाकिस्तान के साथ बंद करे और सिचुएशन को टेंशन को डीएस्केलेट करे। इसी तरह 2013 में इस तरह का इवेंजलिज्म एलओसी पे भारत ने किया था और उससे कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ था। इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत के अंदर से ये आवाजें तवातुर के साथ उठ रही हैं कि मोदी सरकार इस वाक़े को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है। बल्कि अब ये भी आ रहा है कि मोदी सरकार ने तकरीबन ये वाक़या समझिए होने दिया, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस थी और उन्होंने कोई मेजर्स, कोई प्रिकॉशंस नहीं लिए, एंड इट हैपेंड माइल्स इनसाइड एलओसी। तो मेरा ख्याल है कि वो तो चाहते थे कि इस तरह की कोई चीज हो जाए, उन्होंने उसके लिए माहौल बनाया और अब उसको इस्तेमाल करें, लेकिन ये इंतहाई खतरनाक खेल है, बिकॉज इट कैन स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल। और मैं तवातुर के साथ ये बात कह रही हूँ कि 4 फ्रंट हैं जहाँ पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है। अफगानिस्तान की सूरत हाल में खत्ते की पॉलिटिक्स से भारत बाहर निकल गया है। बिल्कुल, जो सफारती तन्हाई का खेल वो खेल रहा था, वहाँ पे पाकिस्तान ने फिर उसको चेकमेट किया है। फिर भारत की एक स्ट्रेटेजी ये भी थी कि इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट करें पाकिस्तान, वहाँ पर भी उसको समझिए डिफीट हुई है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, कश्मीर में जो उसने सालों से एक नैरेटिव बिल्ड किया था और जिस नैरेटिव के पीछे वो छुपता था और कश्मीर के पूरे वाक़े को ये स्पिन देता था कि ये पाकिस्तान का किया धरा है, वहाँ तो वो कुल्ली तौर पर समझिए नाकाम हुआ है। तो ये तमाम फैक्टर्स मेरे ख्याल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस जंग की जनून का जो भारत में देख रहे हैं। डॉक्टर एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी। अभी प्रोग्राम में ये बात भी की जा रही थी जिस तरह के OIC कॉन्फ्रेंस में सुषमा स्वराज साहिबा एज एन ऑब्जर्वर मुतवक्के हैं। पहले तो ये बात की जा रही थी कि शायद उनकी मुलाकात हो जाए शाह महमूद कुरैशी साहब से, लेकिन अब ये कल की स्ट्राइक के बाद अभी प्रोग्राम में कुछ देर पहले ये डिस्कस किया जा रहा था कि एट दी OIC पाकिस्तान को एक करारदाद पेश करनी चाहिए कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में है उनके साथ उनका क्या रवैया है, खुसूसन वादी कश्मीर में, क्योंकि बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स में शायद इसके बारे में उस तरह बात नहीं हो पाती, लेकिन OIC कुड बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर दैट मैटर। आप क्या समझती हैं कि ऐसी कोई करारदाद पाकिस्तान मूव करेगा या उसको करनी चाहिए? पाकिस्तान करारदाद मूव कर सकता है, लेकिन देखिए ऑल ड्यू रिस्पेक्ट
OIC का पास्ट जो है वो इस तरह से है कि इंटरनेशनल रिलेशंस की लैंग्वेज में हम उसे पेपर टाइगर कहते हैं, लेकिन एक रेजोल्यूशन बहुत प्रोड्यूस करता है लेकिन कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। लेकिन अच्छा है जहाँ पे भी प्रेशर जनरेट हो वहाँ करना चाहिए। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि OIC अपनी जगह बहुत अहम फोरम सही, लेकिन 2 कैपिटल्स हैं जिनको इस वक्त फाल होना चाहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और आज मेरे पास एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट है। हम अक्सर बच्चों को ये सलाह देते हैं, उनके साथ जब टेबल पे बैठे होते हैं तो उनको कहते हैं अपनी प्लेट में उतना ही निकालो जितना आपने खाना है। लेकिन पता नहीं क्यों जब हम खुद बड़े होते हैं तो ये बात भूल जाते हैं। चाहे हम किसी रेस्टोरेंट में जाएं या किसी तकरीब में जाएं, खाने के वक्त यानी जब खाना खुलता है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद अब नहीं तो फिर कभी नहीं, अपनी प्लेट को भर लिया जाए, क्या पता दोबारा रोटी मिले ना मिले, अगली दफा बिरयानी में आलू हो ना हो। तो ये जो हमारी एक तरह से ज्यादा की लालच है, इसकी वजह से कभी आपने सोचा है कि आपकी एक प्लेट में ही अगर थोड़ा बहुत खाना बचा है और उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए उस तकरीब में आए हुए 500 गेस्ट के साथ, तो जितना खाना कंज्यूम हो रहा है उतना ही लगभग ऐसा लगता है कि वेस्ट भी होता है। और उसके बाद क्या होता है, कभी आपने ये सोचा है कि खाना जब आपके पास आता है या किसी तकरीब में आप देखते हैं कि खाना सर्व किया जा रहा है, क्या इससे मुंसलिक तमाम लोगों की ज़िंदगियों पे कैसे असर करता है? जो वहाँ पे जो वेटर्स और स्टाफ आपको सर्व कर रहा होता है, कभी कभार वो इतना खाना आपकी प्लेटों में से उठा के डंप करते हैं जो हो सकता है उनके 10 दिन का राशन हो। Those are the implications that it has on people's psychology। लेकिन इस हवाले से एक रिपोर्ट हमने बनाई है। आज हमारा टॉपिक भी यही है कि तकरीबात में हमारे खाने के एथिक्स क्या होने चाहिए, एटिकेट्स क्या होने चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो खाना हम वेस्ट करते हैं उसके बारे में कुछ ऐसी हकीकतें जो शायद आप ना जानते हो, वो आज के प्रोग्राम में डिस्क्लोज करेंगे। लेट्स फर्स्ट टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, भैया की शादी है सब कुछ मिलेगा, भैया की शादी है सब कुछ मिलेगा। हमारे यहाँ शादियाँ बड़े धूमधाम से होती हैं और शादी पर खर्च होने वाली कुल रकम का एक बड़ा हिस्सा खाने पर खर्च होता है और इस खाने का बड़ा हिस्सा मेहमान अपने हाथों से खुद जाया कर देते हैं। वेटर्स का ग्रीन सिग्नल मिलते ही खाने पर ऐसे बराजमान होते हैं जैसे सदियों से भूखे हों। कोई चम्मच पकड़ता है, कोई प्लेट, किसी ने सलाद निकाली तो किसी ने चटनी। और खाना निकालते वक्त वो ये सोचते हैं अगर वो पहली बारी में अपनी प्लेट फुल नहीं कर पाए तो शायद वो भूखे रह जाएंगे। जो कुछ भी हाथ लगे साफ कर जाएंगे, खा लेंगे हफ्ते का बस एक रात में, बस एक रात में। लेकिन ना तो वो भूखे रहते हैं और ना ही अपनी फुल प्लेट साफ कर पाते हैं और टेबल के कपड़े से हाथ पोंछकर घर चले जाते हैं और खाना जूं का तूं प्लेट्स में रहता है। जी जनाब, अगर बुफे टेबल के पास आपकी सीट हो तो 2 फायदे हो सकते हैं। या तो आपने अगर दौड़ लगा दी तो आपको सबसे पहले खाना मिल जाएगा, और अगर आप ज़रा से भी लेट हो गए तो आप कुछ ले जाएंगे। तो ये 2 आपके ऑप्शंस होते हैं, इसमें से कौन सा चुनना है ये आपके ऊपर है। लेकिन जहां हम इसके ऊपर हंसी मजाक कर रहे हैं, एक बड़ा ही सीरियस पहलू इसका ये है कि खाना ज़ाया होता है। जो लोग वो तकरीब अरेंज कर रहे हैं उन पे बेजा बोझ भी पड़ता है। यानी आप सोचिए कि जहाँ 200 लोगों का खाना बनाना था वहाँ उससे डबल क्वांटिटी में खाना बनाना पड़ा, क्योंकि ये गिवन है कि लोग तो खाना वेस्ट करेंगे ही। फिर दूसरा ये कि कभी आपने ये लंबे चौड़े मेन्यूज देखे, यानी किसने ये रूल बनाया है कि जी एक चिकन की डिश जरूर होनी चाहिए, एक ग्रेवी वाली डिश जरूर होनी चाहिए, बारबेक्यू जरूर होना चाहिए, चावल ना हुए तो लोग परेशान होंगे, कोई फुप्पा या कोई खालू उसके ऊपर आवाज उठा देगा कि खाना मजेदार नहीं था। तो ये वो तमाम अपने ऊपर ली हुई हमारी जंजीरें हैं जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए और इसका लार्जर इफेक्ट क्या हो रहा है। शायद आप एक तकरीब में गए, खाना खा के वहां से उठ गए, घर आके शायद ये बताया कि कोरमे में तेल ज्यादा था, लेकिन ओवरऑल उससे माशरे पे क्या असर पड़ रहा है, आज जरा इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। हमारे साथ जो आज पैनल मौजूद है उनसे सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। हमारे साथ हैं जी मिसेस खान। आप यानी आपको कौन नहीं जानता, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। यूर एन एक्सीलेंट मैच मेकर और खास तौर पे इस तरह के सोशल इश्यूज पे आपकी नजर होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके साथ तशरीफ रखती हैं जी उफेरा। यूर अ न्यूट्रिशनिस्ट बाय क्वालिफिकेशन। थैंक यू उफेरा।
न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी होती है ये तो पता नहीं, लेकिन निहारी से लबालब प्लेट बड़ी होनी चाहिए, ये हमारा आजकल का फॉर्मूला बन गया। अच्छा, आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं वलीद, और वलीद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं। इनके इनिशिएटिव का नाम है फूड फॉर थॉट, और ये क्या करता है जी, ये एक ऐसा इदारा है जो रेस्टोरेंट्स के साथ और ख़ास तौर पे कुछ मशहूर बैंक्वेट हॉल्स के साथ लाइन अप करता है, और वहाँ से जो खाना वेस्ट हो रहा होता है उसको दोबारा से रीपैकेज करके ऐसी सोसाइटीज़ में जो वल्नरेबल सोसाइटीज़ हैं, अंडरसर्व्ड हैं, वहाँ पे सही तरीके से उसको पहुँचाना होता है। अब आपके जहन में कई से जुड़े हुए सवाल होंगे, तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ वलीद से ही कर लेती हूँ। वलीद, एक ज़रा सी गुत्थी सुलझाइएगा हमारे लिए, जब आप कहते हैं कि खाना जो एक्स्ट्रा है, जो बच गया है किसी भी तकरीब से, तो ये अनछुआ खाना की आप बात कर रहे हैं, या फिर प्लेटों में जो बच जाता है लोगों के खाना, जो यानी अगर मैंने मिसाल के तौर पर बिरयानी ज़्यादा निकाली और मैंने उसको आधा खाया और आधी बिरयानी मेरी प्लेट में है, आप उस खाने की बात कर रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसके मल्टीपल टेयर्स हैं, क्योंकि ये चीज़ किसी सिस्टम के अंदर जो है ना वो डिफाइंड नहीं है, तो हम भी उसको ना लिमिट नहीं कर सकते। तो हम उसे मल्टीपल टेयर्स के अंदर वी मेक श्योर दैट व्हेन वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट, तो हम जो है ना हमारी मैक्सिमम कोशिश होती है कि जो रिसीव कर रहा है उसको ये मालूम हो कि ये फूड कहाँ से आया है। सही। इसका सोर्स क्या है, इसकी सोर्स क्या है, ठीक है, ताकि सेकंड जो आइडिया के पीछे इनिशियली जो थॉट थी वो ये थी टू रीडिस्ट्रीब्यूट प्रेजेंटेबल फूड, यानी खाना जब अगर लेफ़्ट ओवर भी है और किसी के पास जा रहा है और हम पहुंचा रहे हैं, या कोई अपना लेफ़्ट ओवर फूड दे रहा है, तो ये कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा, ये प्रॉबेबली वो शेयर है जो हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया था, किसी और के पास जाना था, तो टू गिव इट विद रिस्पेक्ट टू दीज पीपल। किसी की इज्जत मजरूर ना हो, इज्जत मजरूर नहीं हो, दिल चिकनी ना हो, बिल्कुल ऐसे। तो वो उसके एक टियर में ये होता है कि जो वो लेफ़्ट ओवर जो अनटच्ड है जी, और एक वो होता है जब हम मैरिज हॉल्स पे स्पेसिफिकली जाते हैं या इवन हम रेस्टोरेंट्स के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे होता यह है कि ये फूड है और रिस्क की अहमियत का अंदाज़ा अब हम में से किसको नहीं है, वो डस्ट बिन्स के अंदर जाता है। और आपने वाली बात को वहाँ से चीज़ें समेटता हुआ देखेंगे, जितना खाना हम प्लेटों में ज़ाया करते हैं, अभी वलीद हमें बता रहे थे कि लगभग एक शहजोर ट्रक पूरा भर के उस खाने से जाता है, जो वेस्टेज है, जो हमारी प्लेटों से ज़ाया होता है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, शादी में इतना खाना ज़ाया करते हैं लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, थैंक यू फॉर कॉलिंग। मिसेस खान, आप जी छोटी सी बात यहाँ ऐड कर रही हूँ, आप ये कहनी है कि शहजोर जाकर क्या डंप करता है? बिल्कुल, दिस इज नॉट डंप इन द गार्बेज। ये जो खाना होता है ये दोबारा गरीब लोग इसको फ्रीजर्स में उन लोगों ने बनाया होता है, उनका तरीका होता है, ये वहाँ सस्ते दामों बेच देते हैं, वो फिर दूसरे दिन वो गली कूचों के छोटे छोटे गरीब मोहल्लों में बिरयानी, कोरमा, ये सारा कुछ, ताफ्तान वगैरह, बिरयानी वगैरह सब बिकती है, ये सालन बिकता है। लेकिन मिसेस खान, अगर हम प्रोग्राम यानी जो प्रॉब्लम है उसकी शुरुआत से इसको एड्रेस करना शुरू करें, आप ये बताइए, आप इतने लोगों से मिलती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपके काम के तवस्सुत से लोगों की शादियाँ, इस तरह की तकारीब अरेंज होती हैं, ये जो हमारे जहनों में है कि एक लंबा चौड़ा मेन्यू होना चाहिए, हमने पता नहीं किसको मरूब करना है जी, शादी एक ही दफ़ा होती है तो उसके अंदर सारे खजानों के मुंह खोल दिए जाएं और 15-20 डिशेस हों, ये हमने अपने ऊपर खुद जिम्मेदारी क्या और कैसे ली? एक बात बताएं, आपको तो गवर्नमेंट ने कितनी दफा कहा दे शुड बी वन डिश, चलो वन डिश कर लो, उसके साथ चावल और रोटी कर लो, आप जिस तरह के चावल, बिरयानी, कोरमा, और एक स्वीट डिश रख लो, इतना भी रख लो। ये क्या, फिश भी होनी चाहिए, बारबेक्यू भी होना चाहिए, हर तरह का खाना होना चाहिए। दिस इज़ अनफेयर। क्या आपका स्टमक इतना है कि जो ये सब चीज़ें एक एक करके भी लेगा तो उसका स्टमक कहाँ तक जाएगा? और वो भी इफरात में आप रख रहे हैं इतना लेकिन कभी आपने देखा है मिसेस खान कि अगर लोग सादगी से करना चाहें और अगर इतनी डिशेस ना रखें तो कभी ऐसा होता है शिकायत? देखिए एक बात, अच्छा खाना खाकर भी तो दूसरे दिन भूल जाते हैं ना लोग। भूलते हैं, कौन याद रखता? हाँ, तुम्हारे खाने में इतनी डिशेस थी, ये था, वो था। आप अपने खानों में वन डिश रखें, एक स्वीट डिश और एक चावल और रोटी जरूर रख ले सालन के साथ, ताकि चावल भी मिल जाए आपको, चाहे कोरमे की, चाहे चाइनीज, चाहे व्हाटएवर, किसी किस्म का भी आप चावल रख ले, रोटी रख ले, सालन और स्वीट डिश। अच्छा, लाइफ में ना हम कुछ भी
किसी और के लिए नहीं कर रहे, हम जो भी कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि हम सबके, वेदर एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड, जिंदगी के कुछ उसूल होने चाहिए, और उन उसूलों पे जब हम स्ट्रॉन्गली डिपेंड करके काम करते हैं तो फिर हमारी सारी चीजें स्ट्रेट और इन द गुड मैनर जारी होती हैं। आपका ये उसूल बन जाए कि आप दिखावे से परहेज करें। सबसे पहले आपके पास, आप बहुत अमीर हैं या आपके पास कुछ नहीं है, आप किसी और के लिए अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, आप अपने लिए जी रहे हैं। अच्छा, तो खाना थोड़ा सा लोगों की अगर साइकोलॉजी में जाएं, आपके पास आई एम श्योर बहुत सारी खवातीन, इवन दुल्हन और दुल्हन से जितने रिश्तेदार हैं वो आते हैं कि जी शादी होने वाली है, उससे पहले हमने वेट लूज करना है, और वो पूरे महीने, 3 महीने 6 महीने एक सख्त किस्म की डाइट हो रही होती है, लेकिन वो रोजा जो खुलता है वो वलीमे वाले दिन खुलता है। लोग कहते हैं कि जी ये हमारा चीट डे है और उसका अगला दिन भी हमारा चीट डे है और पूरा हफ्ता हमारा चीट वीक है, क्योंकि देखिए एक बात बताऊं, आप खाएं, आप बहुत जो कुछ 2-3 चीजें हैं, रोटी भी है, सालन भी है और चावल भी है, मीठा भी है, बस ये बहुत इतना मेन्यू, इससे ज्यादा हो तो देंगे, ले जानी चाहिए, देंगे आप ले जाए, गवर्नमेंट ले जाए। अभी मेन्यू की वैरायटी की तो बात ही नहीं करी उफेरा, वो जो पोर्शन साइज यानी हम वुड अस्यूम कि आपने इतनी मेहनत की है। अच्छा, यहाँ पे ना अगेन आपके घर से, हर चीज की शुरुआत आपके अपने पास से होती है। मेरे बच्चे हैं, मैं जब व्हेन वी सिट ऑन द डाइनिंग टेबल तो उनको मैं गाइड करती हूँ, तरबियत कर रही हूँ, सही है, उनकी मेरी तरबियत है कि एक दाना भी प्लेट में रहना नहीं है बेटा, ये एक दाना रोजे हशर लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा जो कि आपकी कंप्लेन कर रहा होगा कि सारे दाने खा लिए और मुझे छोड़ दिया, फिर आप जवाब पनिश्ड होंगे ना। तो ये तरबियत घर से जा रही है। अब वो बच्चे जब आप जाते हैं शादियों में ये तरबियत नहीं हो जाती नहीं, तो ये वही चीज है, उसी को फॉलो करके पूछ रहे हैं कि क्या ये तो बच्चों की तो बच्चों वाली बात है, तो वो चीज बड़ों को आप देखें। हाँ, अब वो बड़ों को तो अब कुछ नहीं कर, लाइक दे शुड फॉलो द रूल्स देमसेल्व्स ना। उनके लिए ये नहीं है कि अब मैं अगर मेरे कोई बुजुर्ग या कोई मुझसे एज में बड़े कुछ गलत करे तो आई कैन नॉट गाइड देम, अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब बड़े हैं तो उनके अंदर इतनी समझ और सोच है कि दे कैन थिंक देमसेल्व्स। यानी सिर्फ खाने के ज़िया करने की बात नहीं हो रही यहाँ पे, जब किसी भी महफिल में, किसी भी ऐसी तकरीब में, और हम सबको अपनी बुराई एडमिट करने में आर नहीं होना चाहिए। आप उस वक्त का सिर्फ लम्हा इमेजिन करें, हम सब इसी माशरे का हिस्सा हैं कि जब किसी तकरीब में खाना खुलता है तो क्या कोई इंडिया वॉर स्ट्रैटेजी बनाएगा जो हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। एक बच्चे को दौड़ाते हैं जी कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, दूसरे बच्चे को कहते हैं कि सीट पकड़ के रखना, अम्मा खुद जाती है रोटियां लेने के लिए, और एक को कहते हैं बारबेक्यू की लाइन में लग जाओ ताकि तुम्हें फौरन मिल जाए। उस वक्त हमारे जहनों में सिर्फ ये बात होती है कि हमें पहले मिला, तो वो सेंस ऑफ अचीवमेंट हम उसको भुला नहीं पा रहे होते। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे कि क्यों इतनी मारा मारी है जी। अच्छे भले घरानों में भी देख लीजिए, चाहे आप किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हो, खाना, वलीमे का खाना, शादी का खाना, और जहां मिसेस खान बात करिए कि सिंगल डिश, या जब मना किया गया था कि जी खाना नहीं होगा सिर्फ स्नैक होगा, लोगों ने शादियों में जाना छोड़ दिया। ये कह के जब खाना नहीं है तो हम जाएं क्यों? खाना दे, रोटी दे, सालन दे, चावल दे, ड्रिंक दे और मीठा दे। नहीं, आई थिंक दैट्स द रूल फॉलो बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने ये डंडे के जोर पे काम होते हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। खाना पर लूटना है कि बिरयानी मिल जाए, कबाब मिल जाए, टिक्का खाना है बस। थोड़ी हवीस होती है कि मैं ये भी उठा लूँ, ये भी उठा लूँ। सोच ये होती है कि सब प्लेट में सारा, एक ही प्लेट में सारा शायद ना मिले। हर किसी की सोच है बेसिकली, जब कोई देखता है मुझ समेत हर कोई देखेगा इस चीज़ को कि यार इतना सब कुछ, इतनी सारी डिशेज हैं, तो मैं थोड़ी थोड़ी सी लेने के बजाय जल्दी जल्दी सब ले लूँ। मेरी बड़ी फेवरेट शेरवानी थी, खाना लेने के लिए निकला तो पीछे से मुझे धक्का लगा तो मेरी पूरी शेरवानी पे सालन गिर गया था। तो उसके बाद से मेरा एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद से जो है मैं कभी भी लाइन में नहीं लगता। हमारे जहन में ये चल रहा होता है कि यार अब क्योंकि हालात ऐसे हैं कि लोग समझते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमारे लिए, नेक्स्ट डे कल खाने के लिए है या नहीं है, तो जो भी है माले गनीमत जान के हमने खा लिया। लोग जो मुफ्ता होते हैं, मुफ्ते की आदी होते हैं, वो तो मुफ्ता कर लेते हैं। दूसरी बात है कि जिन्होंने पैसे वैसे दिए होते हैं एज अ गिफ्ट, तो वो अपना पैसा वसूल कर लेते हैं इसी चक्कर में खाना खा के। जी जनाब, वेलकम बैक। और आपने देखा कि लोग यही कंप्लेन कर रहे हैं, हम क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढ रहे थे। हमने कहा ना, एक वेटर को छड़ी के साथ बुफे के पीछे खड़े कर देना चाहिए, जो दूसरी दफा खाना डाले या बहुत छोटी बना रहा हो ना अपनी प्लेट के अंदर, तो हाथ पे एक छड़ी मारनी चाहिए। चमचा गरम, शादी में गई, बच्चों को डाल डाल के भर रही है,
अच्छा, और दूसरा पाकिस्तान जो बेचारे अगर कोई गलती से लाइन फॉलो कर ले कि जी हम इस पीछे रह जाते हैं, बीच बीच में लोग आते हैं अपना रिक्शा आते खाने की लाइन में भी लोग रॉन्ग वे आते हैं सड़क की तरह, वो उसमें भी आगे से चम्मच से डाल लेते हैं नहीं, और अपना काम होने के बाद चमचा फाड़ेंगे उसको आप दही में अंदर ही धकेल दे या साइड पे ना रखें, वो आपका मसला नहीं है। लोग आने वाले अपना मसला खुद सॉल्व करें। ऐसे हम क्यों हैं, यानी लिटरली हमारे खाने के जो एटिकेट्स हैं वो इतने खराब क्यों हैं? हम बच्चों को भी यही तरबियत देते हैं। लोग कहते हैं ना कि आप उनको फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में या सोशल गैदरिंग्स में इसलिए लेके जाते हैं ताकि वो एटिकेट सीखें। हमारे यहाँ किसी भी शादी वलीमे में जाके अगर आपने देखा होगा कि कुछ जो बेचारे कजन्स अगर बैरून मुल्क से आ जाएं वो तो हॉरिफाइड ही होते हैं। वो सिर्फ लोगों को खाना लेते हुए देख के इतने परेशान हो जाते हैं, पीछे खड़े रहते हैं। आई थिंक ट्रेनिंग के लिए ऑब्जर्वेशन ज्यादा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बच्चों को बहुत हाई फाई रेस्टोरेंट्स में ले जाने की बजाय अगर शादियों में ले जाके बता दें कि ये हो रहा है, ये गलत है, यू डोंट हैव टू फॉलो दैट, तो आई थिंक वो मच बेटर एक्सपीरियंस होगा। मैं भी आप नहीं समझती कि जो माएँ, और वलीद आप भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो इतनी डेक्ड अप होती हैं कि उस वक्त उनको अपने बच्चे खुद ही बुरे लग रहे होते हैं। मुझे लगता है उन्होंने अपने बच्चे तबाही भेज रहे हैं, बेचारे दूल्हा दुल्हन के स्टेज पर जाके फूल नोच रहे हैं, या फिर अगर आपने चॉकलेट फाउंटेन लगाया उसमें उंगलियां डाल रहे हैं, कोई उनको देखने वाला नहीं होता। यू आर राइट, कुछ माएँ ऐसी भी होती हैं, लेकिन देयर आर टाइप्स ऑफ मदर्स ना, कुछ बहुत ज्यादा जो है वो फ्रीकी हुई भी होती है अपने बच्चों को लेके कि नहीं प्रॉपर ड्रेसअप रहे, ज्यादा उछल कूद ना करे, चीजों में ना घुसे, हर तरह का होता है। और इस तरह की भी होती है जो आपके घर में भी आएंगी ना तो आपके घर का सत्यानाश मार के जाएंगे उनके बच्चे और आपका सर पकड़ के बैठ जाएंगे। जो घर में बहुत आपने देखा होगा, ये मत छेड़ो, वो मत करो, ये मत करो, फ्रस्ट्रेटेड वहाँ पे जाकर वो देखें कि उन्होंने ओपनली छोड़ दिए होते हैं बच्चे, भाग रहे हैं और पेप्सीज ले रहे हैं, ये वो, और उनको उधर क्या होता है कि अपने कपड़ों की फिक्र होती है, अपने मेकअप की फिक्र होती है और अपनी फिक्र होती है, तो वो बच्चों को ना गोदों में लेती हैं ना वो बच्चों को करीब आने देती हैं कि वो प्रिंसेस बन के बैठी हुई हैं। लेकिन मिसेस खान, इसका जो सीरियस पहलू हम ये देखें, ये तो हमारी ऑब्जर्वेशंस है, ये आपने अपने या फादर्स पीछे लगे, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि हाउ इज इट रियली अफेक्टिंग द सोसाइटी। तो वलीद, जो काम आप लोग कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि जब आप खाना कलेक्ट करके, जो हमने भी अभी सोचा और सोच के इंसान को झुरझुरी आ जाती है कि प्लेटों का बचा हुआ झूठा खाना भी दोबारा फिर पैकेज होकर लोग लेते हैं, और लोगों की ज़रूरत इतनी है, भूख इतनी है, हमारे माशरे में अफलास इतनी है कि वो भी इस्तेमाल किया जाता है, कंज्यूम होता है। उसके मुझे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताइएगा, यानी तमाम ही खाना कंज्यूम होता है तो ये कौन सी आबादियाँ हैं, कहाँ पे बेचारे लोग यानी मजबूर हैं ये खाना भी परचेज करने के लिए? जो जहाँ तक परचेज वाली बात है ना, ये फिर आप सबर्ब्स ऑफ द सिटी के अंदर जब जाते हैं ना तो वहाँ पे आपको ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिलती हैं। कराची इटसेल्फ द सिटी वो कंबाइंड है, उसमें बहुत सारे विलेजेस हैं एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। अदर देन दैट जो इवन जो आप हाई एंड रेस्टोरेंट्स की बात कर रहे थे ना, तो ये कैंपेन स्टार्ट वहाँ से हुई थी एज एन अवेयरनेस, और फिर पैकेजेस प्रोवाइड किए गए थे टू द कस्टमर्स, उनके पास रख दिए गए थे, उनके टेबल के ऊपर टेबल टॉप्स पड़े थे जिस पे ये मैसेज लिखा था कि मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ फूड जो है ना वो वेस्ट होता है, यानी जो अमाउंट ऑफ फूड वेस्ट हो रहा है दुनिया के अंदर वो उससे ज़्यादा है जितना रिक्वायर्ड है टू फीड ऑल द पीपल, उतना वेस्ट हो रहा है। तो वो इसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ और बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल अलग अलग कंबाइंड होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एक डिस्ट्रीब्यूशन साइट है SIUT का, आपको पता होगा। SIUT के अंदर जो पेशेंट्स आते हैं तो वो बिकॉज इट्स रन ऑन चैरिटी मोस्टली, तो वो पेशेंट तो अंदर चला जाता है बट देन द रिलेटिव्स हु कम, तो वो उनके पास रहने तक की जगह नहीं होती। अगर आप रात को कभी आफ्टर 12 SIUT के बाहर जाएँ तो आपको रोड के ऊपर लाइन से लोग फुटपाथ्स के ऊपर सो रहे होते हैं। इसी तरीके से और बहुत, आप काला पुल के पास चले जाएं तो बिलो इट अंडरनीथ द ब्रिज, ये लोगों को एहसास दिलाने का बहुत ज़रूरी हमारा मकसद था वलीद के अल्लाह ताला की तकसीम है, लेकिन जो नेमतें आपके पास हैं जब आप उसको बेदबी से इस्तेमाल करते हैं या ज़ाया करते हैं तो कभी अपने से नीचे वालों को भी देख लीजिए जिनको ये भी नसीब नहीं होता या मैसर नहीं होता। 2 कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से? मैं राहत जेलम से बात कर रही हूँ जी, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने बड़ा अच्छा आज मौजू शुरू किया है जी, कि इस पे लोगों को ध्यान देना चाहिए। अल्लाह ताला का रिज़्क होता है, इसको जाया नहीं करना चाहिए। सही। मैं तो जिस शादी में भी जाती हूँ ना तो वहाँ पे यही कहती हूँ कि जाया ना करें, आवाज दे देती हूँ, सही, तो जाया ना करें, जरा तरीके से आप लोग खाएं ना।
बिल्कुल गुनाह होता है जाया करने का। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का मैम। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा, आप कहाँ से? जी दिलावर बात कर रहा हूँ कराची से। क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आपका टॉपिक है आज का खाने का, तो ये तो मेरे ख्याल में हो नहीं सकता कि लोग जाया ना करें, क्योंकि ये चीजें दोनों पे ही समझ लें कि जिम्मेदारी होती है, जो मेजबान है वो भी और मेहमान है वो भी जी। क्योंकि आप ये देखें कि हम जो हैं, जो हम यही वाली बात जो यहाँ पे सब मेहमान आप कर रहे हैं कि खाना 2 डिश होनी चाहिए, 4 डिश होनी चाहिए जी। अभी मैं 3 दिन पहले शादी में गया तो वहाँ मैंने एक बुजुर्ग थे, उनके साथ उनके मतलब पोते आए हुए थे जी। मैंने उन्हें बाकायदा डांट दिया। तो जहाँ पे बात जो हो रही है कि एक प्लेट के अंदर एक टिक्के आ रहे हैं, एक आ रहे हैं, एक में जो इतनी रोटियां आ रही है, तो मैंने उसको बच्चे को डांटा। मैंने कहा बेटा जितना खाना है उतना लो। तो मुझे उन्होंने जो उनके जो दादा थे उन्होंने मुझे बहुत घूर के देखा। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा अंकल बात ये नहीं है, आप इनको जो सिखाएंगे ये बड़ों के वो करेंगे, कि हमें हमारे वालिदैन ने जो सिखाया बचपन में। अच्छा, लोग बड़ा माइंड करते हैं। आप जो बात कह रहे हैं ना कि अगर किसी के बच्चे को या किसी को लेता हुआ टोक दो तो उसको लोग बड़ा माइंड करते हैं, लेकिन फिर अपने एक्शन को नहीं देख रहे होते कि उसकी वजह से आप अक्सर देखिए, जो अभी आपने मेहमान और मेज़बान की बात की कि मेज़बान बेचारा हमेशा इसी टेंशन में होता है कि कहीं खाना कम ना पड़ जाए। और अगर हम लोग वाकई तमीज़ से खा रहे हैं और जितना हमने खाना है उतना ही अपनी प्लेट में निकाल रहे हो तो मजाल ही नहीं है कि खाना कम पड़े। इसके बारे में ज़रा सोचिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। जिस बंदे का इवेंट है वो बंदा जब उस खाने को देखता है कि मैंने यार इतने मेहनत से इतनी कोशिश करके इस खाने को बनवाया और लोग इस तरह बेदर्दी से प्लेटों में छोड़ के चले गए, तो वो सर पर पीटता है अपना। एक टेबल पे कम से कम लोग अगर 10 बैठे हुए हैं तो उन्होंने 20 तो लानी है और लाते हैं और पीते नहीं है, छोड़ देते हैं। खुल गई, लाया बोतल तो खुल गई, ज़या हो गई, अब कौन पिएगा उसको। ऐसा भी होता है कि खाना खुल गया और वो रश ऐसा जमा हो जाता है कि बुफे नज़र ही नहीं आ रहे होते, बेचारे वेटर आते हैं वो बोल रहे होते हैं कि साइड में हो जाए, खाना डालना इस तरह। उनको बताया जाता है कि भी 20% आपकी वेस्टेज होगी खाने की, इस वजह से वो थोड़ा खाना एक्स्ट्रा रखा जाता है कि वहाँ पे मेहमानों में कम ना पड़े। मजबूरन रखना पड़ता है ना एक्स्ट्रा, मतलब जो भी इसमें सिलसिला होता है वो यही होता है, जैसे 100 का जो मतलब नॉर्मली जो वेट लगना होता है ना उसको 120 का हम करके बनाते हैं ताकि वो 100 वाले खा लें ज़ाया वाया कर के। जी जनाब, जिस तरह के आपने देखा कि एक्स्ट्रा रखा जाता है, 20% एक्स्ट्रा रखा जाता है, वेस्टेज फिर भी हो रही है। और यहाँ पे बहुत अच्छी बात एक जो मुझे कमेंट में लगी कि ना सिर्फ अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि भाई उन लोगों की तरफ देखिए जिनको खाना मैसर नहीं है, जिनके पास ये आसाइशें नहीं है, लेकिन हर वो शख्स जिसके घर से कोई ना कोई तकरीब हुई है या कभी किसी शादी का उसने जिम्मेदारी ली है, ये एहसास कर सकता है कि कितने और अखराजात के साथ ये एक आपके अखराजात में एक बहुत बड़ा खर्चा होता है। ये आपका बहुत बड़ा एक पोर्शन होता है कि उस दिन की तकरीब जिसमें आपने बैंक्वेट हॉल बुक करना है, उस दिन का खाना करना है, और वाकई जब आप खाना ज़ाया होते हुए देखते हैं तो ये किसी की मेहनत की, खून पसीने की कमाई होती है जो उसने सोच के लगाई होती है। आप ये भी देखें कि उस दिन शादी के दिन जब खाना खाया जा रहा होता है, एक प्लेट में वो बिरयानी डाल रही होती है, ऊपर खूब खाना वाना सालन डाल रही होती है, तो वो पूरा नहीं खाया जाता जी। उसमें 4-5 बोटियों की हड्डियां जो होती हैं ना, उनको अब एम्बैरेसमेंट होगी कि उसी प्लेट को अब लेकर दूसरी जगह जाए। वो क्या करती हैं, उधर ही वो प्लेट रख देती हैं डंप की हुई चीज़ों की, जिसमें चावल भी होते हैं, गोश्त भी होता है, सब कुछ। दूसरी प्लेट उठाती हैं, उसमें फिर वो बारबेक्यू डाल रही होती है, 2-3 प्लेट्स भी वो जाया कर रही होती है, इट्स नॉट इवन 1 प्लेट। अच्छा, वही तभी तो देखिए यही लोगों के एटीट्यूड से जिसकी वजह से एकदम भगदड़ मचती है और लोग बुफे टेबल की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है खाना तो खाना, हमें प्लेट भी नहीं मिलेगी, चम्मच भी नहीं मिलेगा। नाउ अनदर थिंग आई टेल यू, आज मैं जाऊंगी एक जगह हाई टी पर, फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स दे विल से कि हमने दोपहर को इसलिए खाना नहीं खाया था कि अब हम हाई टी में अच्छी तरह दिल भर के खाना खाएंगे। ये अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जी वलीमे पे सुबह से भूख लगा ली, नाश्ता भी नहीं किया, अम्मी ने दोपहर का खाना भी नहीं बनाया है क्योंकि आज शाम को जी जाना है शादी की तकरीब में। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल कि आप अपने तमीज को भूख लग रही है और मैं तो नहीं, रोजा रख के जा रहे हैं ताकि आप अच्छी तरह हम खाना। वेडिंग में गई, दैट वाज नॉट अ ह्यूज वेडिंग,
लेकिन उसमें मुझे ये चीज़, इट कैन बी द सोल्यूशन इज वेल सिद्रा, कि वहाँ पे जो टेबल टू टेबल सर्व किया गया था, देयर वाज नो बुफे डिनर्स। हाँ, और कोई लेकिन मुझे यही समझ में नहीं आता। देखें, एक तो दो चीज़ें हैं इसमें, सिट डाउन डिनर्स के लिए शायद हमारे केटरर्स भी तैयार नहीं है, उसके लिए आपको एक डिफरेंट टाइप की एक्सपर्टीज चाहिए होती है। हमारे यहाँ तो शादियों में अगर दो आपने हाई टेबल ने कहा कि जी जो करीबी रिश्तेदार हैं या जो आपके वीआईपी गेस्ट बैठेंगे, उस पर भी लड़ाई हो रही होती है कि जी फलाने लोग तो जाके खाना भी शुरू कर चुके हैं, अभी तक टेबल पे आया नहीं है। हेड टेबल्स की मैं बात करी। वलीद, आप कुछ कहना चाह रहे थे इसी पे? मैं ये कह रहा था कि इन जनरल इशू स्टेम्स फ्रॉम द रूट, और वो रूट ये है कि हमारे अंदर इन जनरल एहसास नहीं है एज एन एंटायर नेशन, और एज एन एंटायर नेशन और ग्लोबल पॉपुलेशन अगर हम देखें ना, हमारे अंदर एहसास नहीं है। ये जो मिसेस खान बात कर रही थी कि वो प्लेट लेते हैं और फिर प्लेट को ज़ाया कर देते हैं, आप देखें एक चीज़ में से कितनी प्रॉब्लम्स निकल रही हैं। देयर विल बी मोर डिशेस टू वॉश, आपको एहसास नहीं है केटरर्स का जिनको धोना पड़ेगा, क्योंकि आप कह रहे हैं मैं तो शादी में आया हूँ, वो कर लेगा। ये सेम हैबिट हम रेस्टोरेंट्स पे भी फॉलो करते हैं। सेकेंडली, आप अपनी प्लेट क्लीन नहीं करते इसलिए बिकॉज देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ मोर प्लेट्स। एट टाइम्स यू मस्ट हैव सीन के लोगों के पास मजीद प्लेट्स नहीं होती हैं, और उसका रीज़न ये लोग होते हैं। तो मोर फूड वेस्टेड, मोर वाटर वेस्टेड एंड मोर एफर्ट वेस्टेड। ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास एक बंदा एट सर्विस हो या मेरे पास एक मुलाजिम हो तो मैं उसको उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी या उससे ज़्यादा यूज़ करूँ। अगर किसी दिन वो कम काम कर सकता है बिकॉज ऑफ अ लिटिल एफर्ट ऑन माई पार्ट, अगर मैंने केटरर को पैसे दिए हैं और फिर भी मैं उसको 10 डिशेस सेव कर लूं कि उसे ना वॉश करनी पड़े, तो ये एहसास है। वलीद, इसी पॉइंट को थोड़ा सा इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि हमारा रवैया एक तो यानी एक हाकिमाना रवैया हो जाता है। ना सिर्फ हम खाना बेदर्दी से ज़ाया और इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि वहाँ जो वेटिंग स्टाफ मौजूद है, जो केटरिंग स्टाफ मौजूद है, कई दफ़ा हम उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं। आई हैव सीन छोटे छोटे बच्चे अगर अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए वेटर को चुटकी बजा रहे होते हैं और उनके वालिदैन उनको रोकते नहीं हैं। यानी दिस इज़ हाईली डिसरिस्पेक्टफुल। जब तक आप लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। आई वुड लाइक टू थैंक माई गेस्ट मिसेस खान, उफेरा एंड वलीद फॉर बीइंग हियर। इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और इसके बारे में आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं ज़रूर कहिए। और दूसरा ये कि किसी भी तकरीब में जाइए, हमें लगता है कि थोड़े दिनों तक ये एहसास रहता है, एक आध दिन तक, लेकिन फिर 5वीं कोई तकरीब होगी उसमें आप भी सोचेंगे कि शायद बिरयानी ज़्यादा ले लेनी चाहिए, कल हो ना हो। तो इस रवैये को तो थोड़ा सा इस पर नज़रसानी कीजिए और उसको बदलने की कोशिश कीजिए। मुझे इजाज़त दे, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।